Hello students, Standard 9, Subject Social Science, Chapter number 2, First World War and Russian Revolution, Session 1. Topics of the session: Introduction, Western Europe and colonialism in Asia and Africa, colonialism in Asia and colonialism in Africa. Introduction. As in the previous chapter, that means chapter number 1, we have seen and discussed that because of the stoppage of the route of Istanbul or Constantinople, the European countries, in order to reach to the Indian market for the important valuable product like spices, cotton, jute, indigo, silk, they started discovering the sea route to reach to the India. And different sailors from the different nations of the European continent started adventuring the seas to find out the route through which they can reach to India. As the Vasco da Gama found out the first route to reach to the India from Europe, and he sailed at Calicut, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, एक के बाद एक यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ के लोग इंडिया में ट्रेड और बिजनेसेस के पर्पस के इसके लिए आने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, उसे एक्सपांड किया। फिर हमने देखा कि स्पेशली ब्रिटिशर्स, फ्रेंचमन्स, पोर्टुगल्स, they also started taking interference into the our political system and administrative system, और धीरे धीरे उन्होंने हमारे इंडियाज़ को टेरिटरीज़ को कैप्चर करना शुरू किया और एक वास्ट एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। उसी के रेफरेंस में इस चैप्टर में हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे। द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैड अ टू ग्रीडी डिज़ायर, ग्रीडी लालच भरी उनकी कुछ इच्छाएं थी। फर्स्ट, टू एक्सपांड देयर एम्पायर, दैट वॉट एवर एम्पायर दे आर हैविंग, ट्राई टू एक्सपांड। हाउ? बाय इन्वेंटिंग द अदर्स एम्पायर। उनके आसपास के जो दूसरे किंग के एम्पायर्स है उन पे अटैक करना, उनके साथ वॉर करना और उस एम्पायर को जीत के अपने एम्पायर में ऐड करके खुद के एम्पायर को बड़ा करना, दैट मीन्स एक्सपांडिंग एम्पायर। ये उनकी बहुत लालच थी। सेकेंड, टू अक्वायर न्यू टेरिटरीज, दैट मीन्स कॉलोनीज। नए नए कंट्रीज में जाकर, नए नए कॉन्टिनेंट्स में जाकर नए लोकेशंस को अपने कंट्रोल में करना, अपने डोमिनेंस में करना, उन्हें एक्सप्लॉइट करना, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटना, लोगों को लूटना, वहाँ का पैसा, प्रॉपर्टी, वेल्थ, इसे एक्सप्लोर करना, है ना। सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ कॉलोनीज। तो यूरोपियन कंट्रीज की ये दो मोस्ट ग्रीडियस्ट डिजायर थी। Thus, they established their colonies and expanded their rules in Asian and African countries. With these two greedy desire, उनकी ये जो दो लालच भरी इच्छाएं थी कि expand their empire, acquire the new territories and expand colonies, ये दो की वजह से उन्होंने एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में अपनी एंट्री ली और वहाँ के कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में करके उन्हें एक्सप्लॉइट करना शुरू किया।
Consequently, there arose a competition between the European nations and to establish colonies. Slowly, gradually, as we have discussed in the chapter 1, as they found out the new sea route to reach to the India and other Asian countries, they started a competition among the European countries, फ्रेंच, ब्रिटिश, स्पेन, पोर्टुगाल, डच वंस, है ना, इन सभी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में कंपटीशन होने लगा कि कौन जल्दी से जल्दी दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाकर नए नए टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। ये कंपटीशन शुरू हुआ। This greed of colonization among the Western European nations caused the economic, social and cultural ruin, damage, loss, ruin के लिए आप word use कर सकते हो, damage, loss of the Asian African countries. इनकी ये जो लालच थी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने की, दूसरी कंट्रीज में जाकर उन्हें अपने कंट्रोल में करने की, उन्हें एक्सप्लॉइट करने की, ये जो उनकी लालच थी, इसकी वजह से एशिया और अफ्रीका के बहुत से कंट्रीज का इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। द रिजल्ट ऑफ दिस ग्रीड ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उनकी ये जो ग्रीडी बिहेवियर था, उनका ये जो पॉइंट था कि दे वांट टू एक्सपांड देयर किंगडम टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, है ना, दे वांट टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट द अदर्स नेचुरल रिसोर्सेस एंड वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, इसकी वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड, द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया ऑल्सो टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मेन आस्पेक्ट, दैट इज द वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका। पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज में ये एटमॉस्फेयर बना। The Western European countries wanted to expand their empire in Asia and Africa, as we saw. Their greed for colonization did not spare even their neighboring countries. Their greed, their over-ambitious desire to expand their territories, to expand their kingdom, है ना, created the problem for their neighboring countries also. Why? कि अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए वो दूसरों के एम्पायर पे अटैक करना, उनके साथ वॉर करना, ये कॉमन बात थी। और उसी की वजह से उनके नियर बाय जो नेबरिंग कंट्रीज थे, उनके साथ भी उनका बिहेवियर यही रहा। एंड दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू हैव अ लॉट्स ऑफ वॉर। स्पेन हैड टेकन कंट्रोल ओवर द नेदरलैंड, Belgium and Luxembourg, right? By expanding their territory, by invading those nations, the Spain took the control of Netherlands, Belgium, Luxembourg. Later on, some of their provinces were captured by the France, और नेदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के कुछ प्रोविंस जो बचे थे उसको बाद में फ्रांस ने कैप्चर कर लिया। When the Portuguese king died without an heir, heir means is not having any son, कि जब पोर्टुगीज के किंग की डेथ हो गई और उसके बाद उसके एम्पायर को चलाने वाला कोई नहीं था, द पोर्टुगल केम अंडर द रूल ऑफ द स्पेनिश किंग बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशन। तो पोर्टुगल का जो पूरा एम्पायर था वो किसके हाथ में चला गया? स्पेनिश किंग के हाथ में। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कुछ ब्लड रिलेशन थे। सो दिस वे द पोर्टुगल कंट्री केम अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेनिश किंग। So, for 6 decades, the monopoly of establishing colonies in the non-European countries was with the Spain. ठीक है, और इसी वजह से जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ पे मेजोरिटी 6 डिकेड्स तक, अराउंड 60 years, मोनोपोली किसके हाथ में रहा? स्पेन के हाथ में रहा। सिमिलरली इटली, जापान स्टेट became the victim of the greed of France and Austria. फ्रांस ने इटली को अपने कंट्रोल में कर लिया, ऑस्ट्रिया ने जर्मन को अपने कंट्रोल में कर लिया। When the European powers were
tightening their grip over the Asian and African nations. Many of the European nations which had become free following the footstep of England made many of the Afro-Asian nations their colonies. Slowly, gradually, जब इंग्लैंड, फ्रांस, जो दो सक्सेसफुल कंट्रीज थी जिन्होंने एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में जाकर या एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में जाकर एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में किया, अपना एम्पायर एस्टैब्लिश्ड किया, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और अपनी कंट्री को रिच बनाया। ये देखकर यूरोप के बहुत से ऐसी कंट्रियां थी छोटी छोटी जिन्हें कुछ ही समय पहले इंडिपेंडेंस मिला था, उन्होंने भी यही रास्ता अपनाया और वो भी एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की ओर चल पड़े इस उम्मीद के साथ कि वो भी वहां पर जाएंगे, कॉलोनीज एस्टैब्लिश करेंगे और वहां के नेचुरल रिसोर्सेस, वेल्थ, रॉ मटेरियल्स को अपने कंट्री में लाकर खुद को डेवलप और पैसे वाला बना पाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंड विद द एशियन कॉन्टिनेंट, ये जो कॉलोनलिज्म का जो अप्रोच था यूरोपियन कंट्रीज का, उसकी वजह से एशियन कंट्रीज को क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं, लेट्स सी दैम। आफ्टर स्ट्रेंथनिंग द ग्रिप्स ओवर इंडिया, इंग्लैंड एक्सपांडेड इट्स एम्पायर इन श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर एंड मलेशिया। Not only India suffered because of the British rule, at the same time our neighboring country, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, इन सभी को भी बड़े से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड ने उनकी कंट्री में जाकर भी अपना ये जो कॉलोनलिज्म, उनका ये जो इंपीरियलिस्टिक बिहेवियर था उसको कंटिन्यू किया। England entered into the China also. The main reason due to the opium trade between England and China. China में वो गए थे main in order to get the opium product. Students, what is opium? Opium is a kind of drug which is taken, है ना, by the people who having addiction. वो एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जिसे छोटे से लेवल पर अगर भी कंज्यूम किया जाए तो भी पर्सन अपना पूरा मेंटल बैलेंस गवा देता है एंड ही बिहेव्स लाइक अ ड्रंकर्ड, बट एट द सेम टाइम द ओपियम इज ऑल्सो हैविंग लॉट्स ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो ओपियम था उसका ब्लैक मार्केट में या तो फॉरेन कंट्रीज में बहुत पैसा मिलता था क्योंकि वहाँ के लोग ड्रग्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। And that's why England wanted to have a more trade of opium with the China, और इसी लालच के साथ उसने चाइनीज टेरिटरीज में एंट्री ली। There were wars between 1839 to 1842 which came to be known as a opium wars in the history. In order to control the opium trade, in order to get the maximum opium from the China to export to England, England fought the war with the China. चाइनीज मार्केट से ज़्यादा ओपियम खरीद कर इंग्लैंड में बेचने के लिए जब इंग्लैंड ने परमिशन मांगी तो उन्हें नहीं मिली, तो उन्होंने लड़ाई का रास्ता अपनाया एंड दे हैड अ वॉर विद द चाइना। और वो वॉर कब हुए? बिटवीन 1839 टू 1842। और इसी पर्टिकुलर जो वॉर्स को क्या कहा जाता है? ओपियम वॉर्स इन द हिस्ट्री। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव, राइट? विच वॉर्स आर कंसिडर्ड एज ओपियम वॉर? सो द वॉर इन ऑर्डर टू गेट द ओपियम ट्रेड between England and China fought during 1839 to 1842 is known as opium war। तो आपको ये लिखना होगा। चाइना लॉस्ट दिस वॉर, और चाइना बुरी तरह से इस लड़ाई में हार गया। दे लॉस्ट देयर 5 ऑफ इट्स पोर्ट्स टू इंग्लैंड वेयर द इंग्लैंड कुड कैरी ऑन देयर ट्रेड एंड thus expanded the empire in China also। और चाइना ये लड़ाई में हार गया। लड़ाई में हारने की वजह से उन्हें कॉम्पनसेशन के रूप में अपने 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स लोकेशन जहां से शिप्स का आना जाना हो सके, वैसे 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी उनको इंग्लैंड को देने पड़े। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर
बड़े से बड़े पैमाने पर ओपियम, सिल्क एंड अदर इम्पोर्टेंट चाइनीज प्रोडक्ट चाइना से इंग्लैंड की ओर जाने लगे। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द चाइनीज वीकनेस, कि चाइना यहाँ पे लड़ाई में इंग्लैंड से हार चुका था, वो बुरी तरह से डीमोटिवेट हो चुका था, वो कमज़ोर पड़ हो चुके थे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर दुनिया की दूसरी कंट्रियों ने भी चाइना पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एंड हु वर देयर? जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका, they also acquired trade and political rights in China with the help of England. Enormous oil resources in the desert region of West Asia like दुबई, ईरान, इराक, कतार, ओमान, मस्कत, आज की हमारी ये जो गल्फ कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, या ओपेक नेशंस, दैट मीन्स ऑयल पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये जो कंट्रीज है वहाँ पे ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम रिसोर्सेज था उसका भी एक्सप्लोइटेशन शुरू हुआ बाय दिस यूरोपियन कॉलोनीज। England, Germany, Russia, America established their oil company. In which countries? Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, and made the effort to take care of their own interests. इन सभी कंट्रियों में जाकर इन्होंने ऑयल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। जब ये एक्सप्लॉइट कर रहे थे इन ऑयल रिसोर्सेज को, तो वहाँ के लोकल लोगों का ही वो काम करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, पर फिर भी उन्होंने वहाँ रहकर कभी भी किसी भी कॉलोनीज के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। दे जस्ट एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज, दे जस्ट एक्सप्लॉइटेड द मॉनेटरी रिसोर्सेज, दे एक्सप्लॉइटेड द पीपल, दे टॉर्चर्ड द पीपल एंड दे मेड देयर ओन बेनिफिट ओनली। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा देखा और उन कॉलोनीज के लोगों को और उस देश को लूट के पूरा कंगाल कर दिया। इंडिया उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। नाउ कॉलोनलिज्म इन अफ्रीका, जो एशियन कंट्रीज के साथ हुआ, जो चाइना के साथ हुआ, जो इंडिया, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार के साथ हुआ, वही धीरे धीरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में भी होने लगा। The Dutch established its colony for the very first time at the end of 15th century in the South Africa. साउथ अफ्रीका में पहली बार जाकर कॉलोनी एस्टेब्लिश करने वाली कंट्री थी डच। आफ्टर दैट, और उसी को देखकर उसके पीछे पीछे इंग्लैंड एंड फ्रांस एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनीज इन द केप एंड अल्गेरिया इन द नॉर्थ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। The vast provinces of Africa. Africa is a very big continent having a huge amount of natural resources, wildlife resources, human power, है ना, seemed quite suitable for acquiring raw material and selling ready product of the post-industrial revolution, because of which the European countries competed to establish colonies. क्यों ये यूरोपियन नेशंस, क्यों ये इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, डचमैन, हॉलैंड, ये सब क्यों अफ्रीका जाना चाहते थे? दो मेन रीजन स्टूडेंट्स जो यहाँ पर बताए गए हैं, राइट। सुटेबल फॉर अक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड सेलिंग रेडी प्रोडक्ट ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कि अफ्रीका के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थे इन अ फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल्स, है ना, एंड मैनी मोर। तो ये जो रॉ मटेरियल्स था वो वहाँ से वो अपने यूरोपियन कंट्रीज में ले जाना चाहते थे। और दूसरा, यूरोप में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में जो गुड्स बन रहे थे वो बेचने का ये बहुत बड़ा मार्केट भी था। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ से डबल एडवांटेज लेना शुरू किया और ये फ़ायदा रॉ मटेरियल का और प्रोडक्ट सेल करने का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट खुद की कंट्री को मिले, इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज में आपस में कंपटीशन शुरू हुए। किंग लियोपोल्ड ऑफ बेल्जियम सीज्ड द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ कॉन्गो एंड एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन अफ्रीका। बेल्जियम के जो किंग थे लियोपोल्ड, उन्होंने अफ्रीका का जो कॉन्गो प्रोविंस था उसको अपने कंट्रोल में किया और अपना वहाँ पे एम्पायर एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। सेम वे इंग्लैंड एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनीज इन इजिप्ट,
some provinces of East Africa and some of the South Africa. अब ये कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ में अफ्रीका में जाकर कौन से प्रोविंसेस को अपना कंट्रोल में किया उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है. इट कैन बी आस्क इन एग्जाम इन 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन. तो इंग्लैंड ने क्या कैप्चर किया? इजिप्ट, सम प्रोविंस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड सम पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका. फ्रांस, they also established their colonies in Tunisia, Morocco, West African provinces. Germany established their empire in some of the provinces of East and West Africa. Italy captured the African provinces around the Red Sea area. Spain and Portugal also seized some provinces in the African continents. A conference for the European nations was held in Berlin 1884 to 1885 in the midst of this competition to establish the colony. हर एक यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने कैपेबिलिटीज़, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अफ्रीका के डिफरेंट प्रोपोर्शंस को अपने कंट्रोल में कर लिया. और 1884-85 में तो उनके बीच में एक मीटिंग हुई यूरोपियन कंट्रीज़ की कि अफ्रीका में कैसे कौन कहाँ कॉलोनी एस्टेब्लिश करेगा. इसका ये मतलब हुआ कि किसी दूसरे के घर पे कब्जा करने के लिए यहाँ ये मीटिंग कर रहे हैं कि हम कैसे उनको लूटेंगे, कैसे बांटेंगे, राइट. एंड दिस शोज द वर्स्ट एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर ऑफ द यूरोपियन नेशंस. Different African territories were divided among the European nations at the end of the conferences, and that's why Africa got divided like a watermelon, right, into a species among these various European countries. Thus, the colonial dominance of the different European nations was established over the entire Africa. और पूरे अफ्रीका को ये यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर कर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया. एंड दिस वे द सफरिंग ऑफ द अफ्रीका इन अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सोशल एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ. While on the one hand, the greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories, on the other hand, Germany and Italy had completed the process of its respective political unification. जब बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज एशिया और अफ्रीका में अपने कॉलोनीज़ को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए थे, तब जर्मनी और इटली ने अपना जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन था, दोनों ने साथ में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग पावर बनाने का जो काम था वो प्रोसेस पूरा कर लिया. एंड thus the unified Germany plunged into the competition of industrialization, commercialization and colonization. और जब उनका यूनिफिकेशन हो गया, राइट, फिर जर्मनी ने अपने आप को एक इंडस्ट्रियल कंट्री के रूप में, एक कमर्शलाइज्ड कंट्री और एक कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में बहुत स्ट्रांगली एंटर्ड किया. एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग रैपिडली. And thus, these quickly changing global phenomena had exploited some of these countries politically, economically and socially, due to which their development had stopped. जब ये यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने ही नेबरिंग कंट्रीज़ पर अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करने के लिए या अपनी कॉलोनीज़ को बढ़ाने के लिए या अपना बिजनेस एक्सपांशन करने के लिए अटैक या वॉर करना शुरू किया, उसी में से आगे जाकर इश्यूज खड़े होने लगे. एंड दैट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और उसी में से पहला विश्व युद्ध हुआ. अब हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक, क्यों एग्जैक्टली वो शुरू हुआ, कब हुआ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस या नेगेटिव इम्पैक्ट रहे, इन सभी के बारे में हम जानेंगे आने वाले सेशन में. तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए. गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स.